Hello friends, welcome to Centurion Defense Academy. My name is Yash. So today I am here with one of very important topic with respect to your SSB. आप लोगों को भी पता होगा आपके SSB में GTO एक बड़ा ही important segment होता है and the GTO, the entire GTO battery begins with group discussion. ग्रुप डिस्कशन के साथ पूरे के पूरे GTO बैटरी की शुरुआत होती है and this is the first topic, this is the first task of your GTO battery, this is the first task. As you all know that in GTO you are divided in a group which is comprises of minimum of 6 and maximum of 10. कम से कम 6 कैंडिडेट्स होंगे और मैक्सिमम 10 कैंडिडेट होंगे. तो आज मैं आपके साथ जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है बेसिकली इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर GD इन GTO. ग्रुप डिस्कशन को लेकर के क्या इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. और दोस्तों एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा, ये टॉपिक्स केवल और केवल आपके ग्रुप डिस्कशन के ही काम नहीं आएंगे, साथ ही साथ ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपसे इंटरव्यू के समय पूछे जा सकते हैं और इसके अलावा हो सकता है कि ऐसे ही रिलेटेड टॉपिक आपको लेक्चरेट में भी मिल जाए. तो लेक्चरेट और इंटरव्यू को भी कवर करते हैं ये टॉपिक्स. तो चलिए बिना डिले किए शुरू करते हैं अबाउट ग्रुप डिस्कशन इन GTO. सो बिफोर स्टार्टिंग मैं आपके साथ एक चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा कि आखिरकार होता क्या है ग्रुप डिस्कशन में. देखिए ये पहला टास्क है आपके GTO बैटरी का और GTO बैटरी में इसमें होता क्या है, आपको 2 डिस्कशन मिलते हैं जो कि तकरीबन 15 से 20 मिनट, यहाँ पर 15 मिनट लिखा हुआ है लेकिन ये मान के चलिए 15 मिनट से ले करके लगभग 20 मिनट के टाइम तक, या फिर कभी कभी होता क्या है ये 25 मिनट तक भी चला जाता है. इट इज़ अप टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ GTO द मोमेंट GTO फील्स दैट ईच एंड एवरी पॉइंट इज कवर्ड बाय द ग्रुप एंड ही विल स्टॉप द डिस्कशन. तो आपको ये 2 डिस्कशन करने होते हैं. इसमें होता क्या है, आप सभी लोग जो है यू ऑल विल बी सिटिंग इन द न्यूमेरिकल ऑर्डर. आप लोग जो है न्यूमेरिकल ऑर्डर में बैठेंगे. मतलब अगर आपका चेस नंबर 1 है तो यहाँ पर 2 यहाँ पर 3 यहाँ पर 4 यहाँ पर 5 यहाँ पर 6 यहाँ पर, मतलब एक सर्कुलर फॉर्म में आप बैठेंगे और आपको टॉपिक दिया जाएगा. GTO आपके पीछे यहाँ कहीं पर भी हो सकता है, यहाँ कहीं पर भी हो सकता है, तो कहीं पर भी GTO आपसे यहाँ कहीं पर भी बैठ सकता है. पहले क्या करता है GTO, पहला पार्ट 1 में क्या होता है, GTO पहले आपको जो है 2 टॉपिक्स देता है. ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है GTO गिव्स यू 2 टॉपिक्स, और 2 टॉपिक देने के बाद वो ग्रुप से कहता है कि आप चुनिए आप किन टॉपिक्स पे डिस्कस करना चाहते हैं, इन दोनों में से किस टॉपिक पे. ग्रुप डिसाइड करता है किस टॉपिक पे वो डिस्कस करना चाह रहे हैं और उसके बाद फिर जो है डिस्कशन शुरू हो जाता है. ठीक है, उसके बाद फिर डिस्कशन जो है 10 से 15 मिनट या फिर मान के चलिए जैसा कि मैंने आपको बताया 20 से 25 मिनट तक भी जा सकता है. जिस समय GTO को लगता है कि नहीं हाँ अब सारे पॉइंट्स कवर हो गए हैं, सारी चीज़ें कवर हो चुकी हैं, अब कोई नया पॉइंट जो है बच्चे नहीं कवर कर रहे हैं कैंडिडेट्स, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही विल स्टॉप द डिस्कशन. और उसके बाद फिर पार्ट 2 ऑफ ग्रुप डिस्कशन शुरू होता है, सेकेंड पार्ट ऑफ GD. सेकेंड पार्ट में होता क्या है, दिस टाइम द टॉपिक विल बी ऑफ GTO's चॉइस. और इसमें क्या होता है GTO आपको टॉपिक देता है, केवल एक टॉपिक, बेसिकली आपकी कैसी परफॉर्मेंस रही है पहले डिस्कशन में. मान लीजिए अगर ग्रुप ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, बहुत ही अच्छा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस आया है, तो उस कंडीशन पर GTO आपको एक हायर लेवल का टॉपिक दे सकता है. या फिर अगर ग्रुप ने एवरेज लेवल पे परफॉर्म किया है तो GTO आपको एक एवरेज लेवल का ही टॉपिक देगा. या मान लीजिए अगर ग्रुप ने लो लेवल पे परफॉर्म किया है तो वो आपको एक लोअर ऑर्डर का टॉपिक दे देगा. ये डिपेंड करता है आपके ग्रुप की परफॉर्मेंस पे, लेकिन इससे आपके इंडिविजुअल जजमेंट पे कोई असर नहीं पड़ता. आपका इंडिविजुअल जजमेंट जो है वो कंप्लीटली डिपेंड करता है कि आपने कैसे परफॉर्म किया है. ठीक है, फिर से नया डिस्कशन जो है वो 20 से 25 मिनट तक जाएगा और उसके बाद फिर ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है. तो ये तो सीधे तौर पर रहा कि किस तरीके से जो है आखिरकार एक्सरसाइज होती है. अब मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करना चाहूँगा कि आप किन बातों का ध्यान रखें जिसके ज़रिए आप जो है एक इफ़ेक्टिव पार्टिसिपेशन ग्रुप डिस्कशन में ला सकते हैं. एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अंग्रेज़ी की एक कहावत है दैट फर्स्ट
एक कहावत है अंग्रेजी की, बहुत बड़ी फेमस कहावत है, जिसे बोलते हैं, जिसे कहा जाता है दैट फर्स्ट अपीयरेंस इज द लास्ट अपीयरेंस। मतलब आपने जो पहली बार या फिर फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आपने जैसा पहला इंप्रेशन डाल दिया वैसा ही आपका लास्ट इंप्रेशन तक आपकी इमेज बनी रहती है। तो अगर आप ग्रुप डिस्कशन में अच्छे ढंग से परफॉर्म करते हैं, आप यहाँ पर एक अपर लेवल पर परफॉर्म करते हैं, तो जाहिर सी बात है आप शुरुआत से ही जीटीओ की नज़रों में आ जाते हैं और जीटीओ आपको ध्यान में रख के काम करना शुरू कर देता है। चलिए, अच्छा, तो क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको ध्यान देते हैं। देखिए साहब, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ग्रुप डिस्कशन में कोशिश करिए कि आप इनिशिएटिव ले सकें और कोशिश करिए कि सबसे पहले बोल सकें। अगर पहले नहीं बोल सकते हैं तो दूसरे या तीसरे स्पीकर जरूर रहें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा पहला ही बोलें। अगर आपको लग रहा है कि आपके पास कोई दूसरा बंदा जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से पॉइंट बोल सकता है और उसके पास ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो सकते हैं, तो लेट द अदर पर्सन स्पीक, लेकिन यू मस्ट बी द सेकेंड और थर्ड स्पीकर। आपको दूसरा या तीसरा स्पीकर होना बहुत ज़रूरी है, सेकेंड या थर्ड स्पीकर होना ज़रूरी है। दूसरी बात, कंप्लीटली रेशनल रहिए, दूसरों को सपोर्ट करते रहिए, जितने फैक्ट्स एंड फिगर हैं वो देते रहिए, लगातार मत बोलिए। लगातार बोलने से होगा क्या, आप वर्बल डायरिया के तौर पे गिने जाएंगे। वर्बल डायरिया मतलब आपको जीटीओ ये मानेगा कि ये दूसरे को मौका ही नहीं देता है, तो ऐसा मत करिए, ठीक है। उसके अलावा दूसरों को चांस देते हुए आप बोलते रहिए और अपने ये सीधे सीधे आप ये समझ लीजिए कि आपने अगर एक बार बोला तो लेट 3 to 4 कैंडिडेट स्पीक और उसके बाद फिर आप बोलते रहिए। तो इस तरीके से बोलते रहिए। उसके अलावा बहुत ही कंसाइज और ब्रीफ पॉइंट दीजिए। ब्रीफ पॉइंट दीजिए क्यों? क्योंकि और जो पॉइंट्स होने चाहिए वो बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल होने चाहिए, रीज़न के साथ होने चाहिए। अगर रीज़न नहीं होगा उनमें तो फिर उन पॉइंट्स की कोई खास वैल्यू नहीं होगी। इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है, आपने जो एक पॉइंट ले लिया है, जो आपने मेन एक लीड ले ली है, जो भी टॉपिक मिला है उससे स्विच मत करिए, उसी पॉइंट को अंत तक सपोर्ट कीजिए। अगर आप स्विच करते हो तो उससे क्या होगा, जीटीओ के दिमाग में एक चीज़ जाता है कि बंदे के पास डिटर्मिनेशन नहीं है, कहीं ना कहीं आप जो है डिटर्मिनेशन में लैक करते हैं, आपके पास नॉलेज की कमी है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये ग्रुप डिस्कशन है, ये कोई डिबेट नहीं है। अगर डिबेट नहीं तो इसका मतलब ये है कि आपको किसी आदमी को काउंटर नहीं करना है। अगर किसी आदमी का कोई आपसे डिफरेंट ओपिनियन है तो हो सकता है आप उसको लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हैं और लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स के जरिए आप उसको समझाने की कोशिश कर सकते हैं। तो बेसिकली नो नीड टू काउंटर एनीवन, किसी को काउंटर नहीं करना है और हमेशा लॉजिक के साथ सामने आना है। जितना ज़्यादा लॉजिक देंगे उतना अच्छा होगा। अच्छा, दूसरी चीज़, जितनी ज़्यादा आपकी नॉलेज होगी, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको टॉपिक्स प्रिपेयर करने होंगे और आपको पता, अब देखिए टॉपिक्स कहीं से भी आ सकते हैं, इनका बहुत बड़ा दायरा है, लेकिन अगर आप प्रेजेंट ट्रेंड को फॉलो करते हैं, प्रेजेंट ट्रेंड को कि इस समय अभी एसएसबी में कैसे टॉपिक्स वगैरह लिए जा रहे हैं और किन चीज़ों पर एसएसबी में फोकस किया जाता है, तो डेफिनेटली आप अच्छे ढंग से परफॉर्म करने में सक्सेसफुल होंगे। अच्छा, इसके अलावा जो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए वो बहुत ही सेंसिटिव रखिए। पार्टिसिपेशन आप दूसरों को भी करने दीजिए, उनको भी अपने व्यूज़ रखने दीजिए और सभी के व्यू पॉइंट्स पर प्रॉपर इंटरेस्ट मेंटेन रखिए। उसके अलावा इफ़ यू आर स्पीकिंग, अगर आप बोल रहे हैं, देन मेंटेन द आई कॉन्टैक्ट विथ इंटायर ग्रुप। इंटायर ग्रुप के साथ आपका आई कॉन्टैक्ट मेंटेन होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। और अगर आप नहीं बोल रहे हैं देन यू मस्ट लिसन केयरफुली। लिसन केयरफुली बहुत ज़रूरी है, दूसरों को आपको सुनना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि आपने बोल लिया और बोलने के बाद आप अपने पे हो जाइए। जो भी आप पॉइंट दे रहे हैं ऐसा मत हो बहुत ज़्यादा रूड, रेडिकल या एंटी स्टैब्लिशमेंट, ब्लेमिंग द सिस्टम, अथॉरिटी। आप ऐसा मत शो करिए अपने आप को कि आप दूसरों के ऊपर आप ठीकरा फोड़ना चाहते हैं। तो आप जो है गवर्नमेंट को सपोर्ट कीजिए, अथॉरिटीज़ को ब्लेम मत कीजिए, ऐसे पॉइंट्स रखिए। उसके अलावा बहुत ही ज़्यादा चीयरफुल रहिए, पॉजिटिव एनर्जी लेवल के साथ चाहिए, एक स्माइलिंग फेस आपका हमेशा दिखना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा किसी के साथ अननेसेसरी जो है लड़ाई झगड़ा मोल लेने की ज़रूरत नहीं है, आर्ग्यूमेंट करने की ज़रूरत नहीं है।
पूरे डिस्कशन में फ्रेंडली रहिए और अपने पॉइंट ऑफ व्यू को धीरे धीरे देते रहिए, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई कैंडिडेट आपको बिना मतलब इंटरप्ट कर रहा है और वो आपको लगातार कर रहा है, प्रोवोक कर रहा है, तो बस पोलाइटली उसको एक स्माइलिंग फेस के साथ उसको सिंपली ऐसे बोल दीजिए, लेट मी कंप्लीट एंड एवरीवन गिव द लेट द अदर गेट द चांस। तो इस तरीके से बात करके उसको अवॉइड करने की कोशिश करिए, आगे बढ़ने की कोशिश करिए, ठीक है। उसके अलावा जब भी पॉइंट बोले तो अगर मान लो आप कोई ऐसा पॉइंट बोल रहे हो, सपोज आपका चेस्ट नंबर 4 है और चेस्ट नंबर 1 ने कोई पॉइंट बोला और आप बेसिकली उस चेस्ट नंबर 1 के पॉइंट में कुछ और ऐड करना चाह रहे हो, तो उस बात को जरूर नोटिस में लाइए और उसके बाद आप पॉइंट ऐड करिए। दिस शोज योर कोऑपरेशन एज वेल एज सोशल अडेप्टेबिलिटी, ठीक है। उसके अलावा अगर किसी का आइडिया अच्छा है तो उसको सपोर्ट कीजिए, उसके व्यू पॉइंट को काउंटर ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास कोई रैशनल पॉइंट है, कोई रीजनेबल पॉइंट है तो ज़रूर काउंटर करिए। लाउडली बोलिए, बहुत ही क्लियर भाषा में बोलिए, कीप इट शॉर्ट, बहुत लंबे बातें मत बोलिए, बीच बीच में बिना मतलब की पॉजेस मत लीजिए, फंबलिंग नहीं होनी चाहिए और आपको जो है एक सही तरीके से बोलने का तरीका है। उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, शुरुआत में ही सारे पॉइंट मत वॉमिट कर देना। अगर शुरुआत में ही सारे पॉइंट्स वॉमिट कर दोगे तो मिडिल ऑफ द डिस्कशन और लास्ट के डिस्कशन में आपके पास कुछ नहीं रहेगा, आप एक सिली फेस के साथ बैठे होंगे। सो ऑलवेज गिव द पॉइंट्स आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ गैप, हमेशा कुछ गैप के साथ पॉइंट देते चाहिए। अच्छा, इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हेन यू स्पीक विद कन्विक्शन, लॉजिक एंड रिलेवेंस टू द फ्लो ऑफ डिस्कशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा एक बात और ध्यान रखना, ये पुराने डिस्कशन की तरह नहीं है, ये पीपी एंड डीटी के डिस्कशन की तरह नहीं है, ठीक है। तो पीपी एंड डीटी के डिस्कशन में याद करिए आपको एक कॉमन कंक्लूजन पर आना होता था, यहाँ पर आपको कोई कॉमन कंक्लूजन पे नहीं आना है, आपको इसको जो है खुला छोड़ देना है, आपको टॉपिक को जो है ओपन एंडेड रखना है, ओपन एंडेड, कि और ज़्यादा उस पर बहस के लिए अभी स्कोप बचा हुआ हो, ठीक है। अच्छा, ये सारी चीज़ें आप कर कैसे पाओगे? वो तभी कर पाओगे जब आपके पास वेल इंफॉर्मेशन होगी, आप लॉजिकली ग्रूम्ड होंगे, आप फ्रेंडली होंगे एट द टाइम ऑफ डिस्कशन, और उसके अलावा आपके पास प्रॉपर पोटेंशियल होगा कि आप अपने पॉइंट्स को सही तरीके से एसएसबी के स्टूडेंट्स के सामने रख पा रहे हैं। इसके बाद अब मैं आपके साथ कुछ टॉपिक्स डिस्कस करना चाहूँगा जो आजकल एसएसबी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, एसएसबी में जो टॉपिक्स का कॉन्सेप्ट होता है वो 2-3 तरीके से होता है। पहला जो होता है बेसिकली वो आपसे पूछते हैं इंटरनेशनल और नेशनल करंट इश्यूज को, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इंटरनेशनल नेशनल करंट इश्यूज, या फिर जिसे इसमें जियोपॉलिटिक्स भी कवर होती है, नई कोई गवर्नमेंट पॉलिसी आई है वो भी कवर होती है, कोई नए रिफॉर्म्स आए हैं वो भी कवर होते हैं, इस तरीके की सारी चीज़ें इसमें कवर होती हैं। दूसरा होता है कुछ स्टैटिक टॉपिक्स। स्टैटिक टॉपिक्स मतलब कि जो कि हमेशा से मौजूद हैं, जैसे कि विमेन रिजर्वेशन बिल हो गया, ठीक है, जो नेशनल इम्पोर्टेंस के टॉपिक हैं या फिर स्टेट इम्पोर्टेंस के लिए हैं, बहुत ज़्यादा हैं, या फिर जिससे कहा जाए देश के सिटीजन्स के राइट्स से रिलेटेड जो टॉपिक है, ये बहुत पूछे जाते हैं। ये 2 तरीके से तो ये हो गए। और तीसरा होता है लोअर ऑर्डर के लेवल का, मतलब आपसे जनरल लेवल के टॉपिक दे दिए जाएं। जनरल लेवल के टॉपिक का मतलब ये हो गया जिसमें आसानी से कोई भी बच्चा अगर 6th या 7th स्टैंडर्ड में भी पढ़ता है तो वो आसानी से उस पर कुछ ना कुछ कमेंट्स कर सकता है। तो चलिए, कुछ वैसे ही टॉपिक्स मैं आज आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा और मैं आपको गारंटी देता हूँ, आई कैन गारंटी दैट दीज टॉपिक्स विल बी कमिंग इन योर एसएसबी। आपके एसएसबी में इसी तरीके के टॉपिक्स आएंगे, हो सकता है एग्जैक्टली ये ना आए, लेकिन इससे मिलते जुलते टॉपिक्स आपको ज़रूर मिलेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आप मिस मत कीजिएगा। चलिए, अच्छा, सबसे पहली चीज़ तो इधर बीच आप देखिए, ब्लैक फंगस एक बड़ा इशू बन के सामने आया। इम्पैक्ट ऑफ ब्लैक फंगस ऑन कोविड-19 रिकवर पेशेंट्स, क्या स्थिति है क्या ब्लैक फंगस का भारत में। दूसरा,
चांसेस ऑफ थर्ड वेव ऑफ कोविड-19 इन इंडिया एंड इट्स इम्पैक्ट, क्या इम्पैक्ट हो सकता है, एक ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा वैक्सीनेशन की पॉलिसी भारत में जो चल रही है ये फेलियर है या सक्सेस है, आखिरकार वैक्सीनेशन कैसे चल रहा है भारत में। जैसे अभी कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा कपिल सिब्बल साहब ने बयान दिया कि हम इंडिया जो है 89th नंबर पर है, 89th नंबर पर है इन नंबर ऑफ वैक्सीनेशन। तो ये सक्सेसफुल है, क्या है, कैसे है। उसके अलावा शुड गवर्नमेंट रेगुलेट सोशल मीडिया एंड OTT प्लेटफॉर्म, ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ बन के इधर भी सामने आई। अभी नए IT रूल्स पास हुए हैं और ये रूल्स जो है फरवरी में पास हुए थे और 25 मई को ये रूल्स जो हैं लागू हो गए हैं। मैंने अपने कुछ वीडियोस इन्हीं सारे टॉपिक्स को लेकर के प्रीवियस वीडियोस भी किए हैं, तो अगर आप लोग एक बार उन वीडियोस को देख लेंगे तो आपके लिए और आसान हो जाएगा इस तरीके के टॉपिक्स को तैयार करना। इसके अलावा आफ्टर पासिंग द फार्म लॉज ऑन प्रोटेस्ट वेदर द फार्मर इनकम विल बी डबल्ड और नॉट, इतना प्रोटेस्ट हो चुका है भारत में, तो क्या फार्मर की इनकम इसके बाद बढ़ेगी, घटेगी, क्या परिस्थिति होगी, क्या स्थिति होगी, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि ख़ास तौर पे अभी भी पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में अभी भी अनरेस्ट की सिचुएशन बनी हुई है। तो गवर्नमेंट इस पर क्या स्टैंड लेगी, क्या होगा, क्या फार्मर की इनकम डबल करने को लेकर के कोई स्टेप्स लिए जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा वेदर इंडिया मस्ट डिमांड फॉर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी एंड वेदर परमानेंट सीट मस्ट बी गिवन और नॉट, क्या भारत अब जैसे कि एक ग्लोबल प्लेयर के तौर पर आ चुका है, भारत जो है वो इंटरफियर कर सकता है कई सारी जगहों पे, खास तौर पे साउथ एशिया में हमने देखा कि पिछले सालों में कि इंडिया एक लीडर बन के सामने आया है। इंडिया जो है कई जगहों पर, जैसे कोविड के टाइम पर भी हमने कई सारे गरीब कंट्रीज़ में वैक्सीनेशन वगैरह में मदद की, ये सारी चीज़ें की। तो क्या भारत को अब इस स्थिति पे आ गए हैं कि हम UNSC की सीट की डिमांड कर सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्टिव के साथ, और क्या हमें UNSC की सीट मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। इसके अलावा वेयर शुड इंडिया इन्वेस्ट मोर, हिंदुस्तान को कहाँ पर और ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, ह्यूमन कैपिटल पे या फिर ह्यूमन डेवलपमेंट पे, किन जगहों पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। डू यू थिंक इंडिया इज़ नाउ फुल्ली प्रिपेयर्ड विथ टू कॉम्बैट नेचुरल डिजास्टर। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा जैसे भारत में यास नाम का एक बहुत बड़ा तूफान आया, उसके अलावा और भी कुछ तूफान महाराष्ट्र वगैरह में ताउते वगैरह आए, इस तरीके के तूफान वगैरह आए। तो इनसे क्या भारत अब इस तरीके के नेचुरल डिजास्टर से फाइट करने के लिए फुल्ली प्रिपेयर हो चुका है, क्या हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि हमें समय रहते खबर मिल रही है, क्या हमारे NDRF और इस तरीके के हमारे जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये फुल्ली प्रिपेयर्ड हैं अब इन चीज़ों से फाइट करने के लिए। तो आपकी क्या सोच है इसको लेकर के। अगले जो टॉपिक है दैट व्हाट इज़ योर व्यू ऑन न्यू एजुकेशन पॉलिसी। अभी आपने सुना होगा लास्ट ईयर नई एजुकेशन पॉलिसी आई है। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप सभी लोग स्टूडेंट हैं और एजुकेशन एक मैटर आपसे भी रिलेटेड है। इस कोविड में आप देखिए तो पिछले 14 से 15 महीने होने को आ रहे हैं, एजुकेशन सेक्टर पर सबसे बुरी मार पड़ी है। ऑलमोस्ट ये जो है बंद ही रहा है, अभी भी ये खुलने का नाम नहीं ले रहा है। इस बार तो 12th के एग्ज़ाम तक कैंसिल करा दिए गए। तो ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, क्या इसमें कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स रखे गए हैं कि आगे आने वाले टाइम पे अगर इस तरीके के सिनेरियोज बनते हैं तो उनसे कैसे फाइट करना है, उनको कैसे हैंडल करना है, कि ऐसे कोई सिनेरियोज रखे गए हैं और गवर्नमेंट की क्या उस पर स्ट्रेटजी है। अगली चीज़ जो है हाउ कैन वी एज इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट टू ब्रिंग डाउन द इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। आप देखिए लगातार पर्यावरण का पोल्यूशन जो है भारत में बढ़ता ही चला जा रहा है। दिल्ली NCR में हर साल जो है आपको ये सुनने में मिलता होगा कि पोल्यूशन इंडेक्स इतना बढ़ गया है, दिल्ली की जो है एयर पोल्यूटेड हो चुकी है और बहुत बुरी हालत है। लोगों के लिए सांस ले पाना, ऑक्सीजन की सिचुएशन तक क्रिएट हो जा रही है। तो ये चीज़ें, ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट इज what steps must be taken by Indian government to reach 5 trillion economy by 2024। ये हमारे PM साहब का बहुत बड़ा सपना है कि हम 5 ट्रिलियन की इकॉनमी 2024 तक पहुँचे। आखिरकार इस कोविड
के सिचुएशन में, इस रिसेशन के सिचुएशन में, उसके अलावा इस इन्फ्लेशन के सिचुएशन में, दोनों चीज़ें भारत में इकट्ठा है। रिसेशन इकोनॉमी में है, इन्फ्लेशन कमोडिटीज़ में है, कंटिन्यूअस। इस सिचुएशन पर भारत कैसे पहुंचेगा, क्या स्टेप्स आखिरकार गवर्नमेंट को लेना चाहिए इन कंडीशन पे। अगली चीज़ है, क्या इंडिया कैशलेस इकोनॉमी के लिए रेडी है भारत में, क्योंकि आज भी हमारे देश में जो अनऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है वो आज भी कंप्लीटली कैश पे डिपेंड करता है। और हमने एक चीज़ देखा, जिस समय डीमोनेटाइजेशन हुआ था उस समय जो है डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा मिला था, लेकिन आफ्टर डिमोनेटाइजेशन के काफ़ी समय बाद जब कैश मार्केट में अवेलेबल हो गया बैंक्स के जरिए, उसके बाद से जो है डिजिटल सिचुएशन जो है ये लगातार घटता चला आ रहा है, लगातार कम होता चला आ रहा है। तो क्या भारत ऐसी परिस्थिति में कैशलेस इकोनॉमी के लिए तैयार हो गया है, ये भी एक बड़ा सवाल है, इसको भी देख लीजिए। इसके अलावा बहुत ही स्टैटिक टॉपिक है और बड़ा ही हॉट बर्निंग इशू हमेशा रहता है कि जम्मू कश्मीर की स्थिति जो है, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद क्या है, आज की प्रेजेंट स्थिति क्या है। क्या जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड अब दे दिया जाना चाहिए, या फिर जम्मू कश्मीर में कब इलेक्शन कराए जाने चाहिए फॉर न्यू गवर्नमेंट, ये सारी चीज़ें अब आपको इंपॉर्टेंटली ध्यान रखनी है। अगला है आत्मनिर्भर भारत से रिलेटेड, आत्मनिर्भर भारत। तो देखिए साहब, आत्मनिर्भर भारत का जो मामला है, आपने देखा होगा सेल्फ रिलायंस जिसे कहते हैं, क्या भारत में प्रैक्टिकली पॉसिबल है, क्या हम कर सकते हैं, क्या हमारा मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट जो है ये कम्प्लीटली आत्मनिर्भर है, या फिर हम और भी कई सारे ऐसे एंटरप्रेन्योरशिप्स को भारत में बढ़ावा दे सकते हैं, या गवर्नमेंट क्या पॉलिसीज़ ला सकती है जिनसे जो है भारत में डेवलपमेंट हो सके। अगला है व्हाट स्टेप्स मस्ट बी टेकन टू इरेडिकेट चाइल्ड लेबर फ्रॉम इंडिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको जैसे पता होगा आर्टिकल 23 और 24 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, ये दोनों चाइल्ड लेबर, बेकार, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इन सब चीज़ों के खिलाफ काम करते हैं। चाइल्ड लेबर को लेकर के ना जाने कितने एक्ट वगैरह बन गए हैं। हमारे देश से एक नोबल लिटरेट भी निकल चुके हैं जिनका नाम है कैलाश सत्यार्थी जी, जो कि चाइल्ड लेबर के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में क्या भारत और स्टेप्स ले सकता है कि कैसे चाइल्ड लेबर को इरेडिकेट करे, कैसे इसको समाप्त कर सके भारत से। अगला है द इश्यूज रिगार्डिंग राइट टू प्राइवेसी बिटवीन सोशल नेटवर्किंग साइट्स एंड गवर्नमेंट कैन बी सॉल्व्ड बाय व्हाट स्टेप्स। भारत में जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स वगैरह को लेकर के अभी रिसेंटली इश्यूज हुए हैं, उनको किन स्टेप्स के जरिए सॉल्व किया जा सकता है। ये देखिए पिछले वाले टॉपिक से रिलेटेड ही है, तो लगभग आप उसको एक साथ भी कवर कर सकते हैं। अगली चीज़ जो है, शुड गवर्नमेंट इन्वेस्ट इन बिल्डिंग स्टेडियम्स और एलिवेटिंग पॉवर्टी। भारत सरकार को किस चीज़ में ज़्यादा खर्चा करना चाहिए, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में ज़्यादा खर्च करना चाहिए, मतलब स्टेडियम हो गया, मॉल हो गए, या फिर बिल्डिंग्स हो गई हैं, मार्केट हो गए हैं, इन चीज़ों में ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर पावर्टी को एलिमिनेट करने के लिए ज़्यादा काम करना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे गांव वगैरह में रूरल बैकग्राउंड के लिए ज़्यादा डेवलपमेंट के काम करने चाहिए, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए काम करने चाहिए, ठीक है, कुछ सोशल स्कीम्स लानी चाहिए जिसमें गांव में लोगों को हाउसिंग स्कीम्स वगैरह ये चीज़ें मिले, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगली चीज़ है सडन इंक्रीज इन द डिवोर्स केसेस, व्हाट इज द बेसिक रीजन बिहाइंड दिस। आपने ध्यान दिया होगा 2009 में जब से मैरिज रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो गया, उसके बाद से जो है भारत में डिवोर्स केसेस का दायरा बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो इनके पीछे बेसिक रीज़न क्या है। अभी रिसेंटली आपने एक बड़ा मामला सुना होगा नुसरत जहां का, जिन्होंने ये तक कह दिया कि मेरी जो है शादी वैलिड ही नहीं है। तो इस तरीके के मामले आ रहे हैं, सेलिब्रिटीज़ तक के मामले इसमें बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो इन तरीके के टॉपिक्स को आप जो है ज़रूर कवर कर लीजिए। इसके बाद लास्ट दो टॉपिक्स जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो है, डज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीजन ऑफ स्टेट वर्क इन इंडिया प्रॉपरली। क्या भारत में जो राज्यों का विभाजन किया जाता है अंडर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1956, फजल अली कमीशन भी जिसे कहते हैं, क्या वो सही तरीके से काम करता है। मतलब लैंग्वेज के बेसिस पर भारत में जो डिवीज़न होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बेसिस पर जो होता है, सोशल डेवलपमेंट के बेसिस पर होता है, या जिसे कहा जाए सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होता है भारत में, इनके बेसिस पर जो डिवीज़न होता है वो कहाँ तक सक्सेसफुल है, क्या वो सही तरीके से काम कर रहा है, या कुछ नए प्रोवाइजो इसमें ऐड किए जाने चाहिए। नेक्स्ट इज व्हाट इज द बेसिक रीजन बिहाइंड द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज।
ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। ये आपने देखा होगा, अभी कोविड के टाइम पर भी बहुत ज़्यादा निकल के सामने आया। बहुत सारे ग्रामीण लोग जो है वो शहरों की तरफ भाग भाग करके आ रहे थे। तो उनके पीछे बेसिक रीज़न क्या है, किस तरीके से इन चीज़ों को जो है दूर किया जा सकता है, इनके रीज़न्स क्या हैं और क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं ताकि लोग गाँवों में ही रुके रह सकें। तो इन चीज़ों को आप देखिए, ये टॉपिक्स हैं जो आपके लिए डेफिनेटली बेनिफिशियल रहेंगे। इसके साथ साथ आपको मैं एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं कि हमारे अपने जो बैचेस हैं, जो ऑनलाइन एसएसबी के बैचेस जो हैं हमारे, वो लगातार ऑन हैं। आप एडमिशन ले सकते हैं। बहुत जल्द ही ऑफलाइन क्लासेस की भी परमिशन मिलने वाली है, तो आप ऑफलाइन भी आ सकते हैं। एनडीए सीडीएस किसी भी तरीके के रिटन एग्जामिनेशन के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर्स पे। थैंक यू। जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सागर चहार है। मेरा नाम आयुष शुक्ला है। मेरा नाम रवि प्रकाश यादव है। माय नेम इज विक्रांत साहू। As you all know, I got recommendation from FSB गांधीनगर। हाल ही में मैंने इलाहाबाद के 11 एसएसबी बोर्ड से इंडियन आर्मी में रिकमेंडेशन प्राप्त की है। I got recommended for NDA 145 course. And I got recommended from 11 SSB Allahabad. I got recommended in Navy 10+2 BTech entry. आप भी बन सकते हैं हिस्सा भारत के रक्षा क्षेत्र में हमारी ऐतिहासिक कामयाबी की दास्तां का। क्या आप भी बनना चाहते हैं अधिकारी भारतीय सेना में? अगर हाँ, आज ही ज्वाइन करें सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी और ले इंडिविजुअल एंड पर्सनलाइज्ड गाइडेंस इंडिया के इलाइट एसएसबी पैनल से। अगर आपने सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके पास सबसे पहले पहुंचे।